मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इससे पहली वर्कशीट यानी कि इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि सेल क्या होता है, सेल कितने टाइप की होती हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये सब हमने जाना था। अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमने ये तो जान लिया था कि सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है, अब सेल के अंदर होता क्या है ये चीज अब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 20, डेट है 19 अगस्त। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो आउटर लेयर है सेल की, ठीक है, जो एक सेल को, अब मान लो मैं ये 2 सेल बना देती हूँ यहाँ पे, तो ये जो बाहर की आउटर लेयर है ये वाली जो ब्लैक ब्लैक है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसमें ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल छेद भी नहीं कैसे, उनको बहुत थोड़े थोड़े सुराख होते हैं जो सेल से, जैसे कि हमारी रेड ब्लड सेल है हमारे ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है, तो वो ये ब्लड में तैरती रहती हैं। तो जो ब्लड का मटेरियल होता है, CO2 है, O2 है, वो इनके अंदर जाता है। तो वो अंदर कैसे जाता है, वो जो छोटे छोटे छिद्र इसमें अवेलेबल हैं उनके थ्रू आता है और बाहर जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये सेलेक्टेड ही मटेरियल्स को अंदर जाने देती है और सेलेक्टेड ही मटेरियल्स को बाहर आने देती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया। यानी कि सेल के ये जो बाहर की जो ये लेयर है इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब हम चलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक सेंटर्ड एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें DNA वगैरह होता है, जिससे पता लगता है कि आपके मदर फादर कौन है और आपके जीन्स की इंफॉर्मेशन सब जगह स्टोर होती है। ये हम न्यूक्लियस और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बस पार्ट जान रहे हैं कि सेल के कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्मा, जो भी ये सेल के अंदर है ये सारा, ठीक है, ये सारा का सारा, ये सारा जो भी ये है ये पूरा, ठीक है, जो लिक्विड सा पार्ट है ये साइटोप्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा कहलाता है। ओके, अब हमारे 3 पार्ट हो गए। अब सेल के अंदर कुछ और भी पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जो ये है ये हमारी सेल ऑर्गेनल्स है, ये हमारी सेल ऑर्गेनल्स है। ये करती क्या है, ये जो भी फंक्शन होते हैं सेल के, जो भी काम होता है सेल का, वो सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा किया जाता है और हर सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। हम डिटेल में इनको जैसे ही आपकी वर्कशीट में आएगा उनको भी पढ़ेंगे। अब एक बात ये कि सेल के अंदर जो मटेरियल जाता है वो कैसे जाता है, ठीक है ना। सेल के अंदर जो मटेरियल गया वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाता है। यानी कि जब सेल में चीजें कम हो जाएंगी तो बाहर से अंदर चली जाएंगी और जब अंदर ज्यादा हो जाएंगी तो वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है ना, उसके थ्रू सेल में मटेरियल जो है क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी कि हाई कंसंट्रेशन से जो भी मटेरियल होता है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो उस प्रोसेस को जो डिफ्यूजन बोलते हैं। अब जब डिफ्यूजन वाटर में होता है, यानी कि जब वाटर ट्रेवल करता है हाई कंसंट्रेशन से, वाटर ट्रेवल करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन में, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये देखिए, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जान ली कि भाई ये आउटर लेयर होती है। ठीक है, आउटर लेयर होती है। फिर उसके अंदर हमने जान लिया एक सभी सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके यहाँ पे जो सारी चीजें होती हैं यहाँ पे वो हमारा साइटोप्लाज्मा होता है। अब सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हमने एक बात की डिफ्यूजन की कि भाई सेल के अंदर जो मटेरियल आता जाता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। अब डिफ्यूजन प्रोसेस में भी एक स्पेशलाइजेशन है जो है ऑस्मोसिस, जिसमें वाटर का ट्रांसफर होता है, जिसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तो देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपकी कोई सेल है वो वाटर में है। अगर वाटर ज्यादा है, ठीक है, वाटर ज्यादा है और सेल में जो मटेरियल है वो कम है, ठीक है, तो सेल के अंदर वो चला जाएगा और सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्वेल होनी स्टार्ट हो जाएगी। किसमें? हाइपोटोनिक में। अगर कोई सॉल्यूशन है, सेल में जितना वाटर है
और बाहर भी अगर उतना ही वाटर है तो सेल में कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, जैसे थी वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो वाटर जो है कम है और सेल में ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और सेल का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटोनिक में सेल का साइज बढ़ेगा क्योंकि मटेरियल अंदर जाएगा, आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, जो सेल का साइज है क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी पूरी वर्कशीट है। तो जान लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने समझा है, अब आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, ये देखिए, ये तो हमारा आपको पता ही है कि 9th क्लास का ये चैप्टर 5 है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक से कवर करना चाहें तो हमने जाना था कि हर लिविंग बीइंग का एक ट्रेट है कि वो बढ़ता भी है और खाना खाता है, फ्रेश भी होता है, उसको फूड की जरूरत होती है, सांस लेने की जरूरत होती है। ठीक है, अब हर लिविंग सेल क्या करती है, सब्सटेंसेस को क्या करती है, एक्सचेंज करती है, यानी कि अंदर भी जाते हैं उससे और बाहर भी आते हैं। सेल हैज अ स्पेशल कंपोनेंट, सेल का स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूं। अभी ये देखिए कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे, एवरी ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, अपना एक अलग ही टास्क होता है, इसका स्पेसिफिक टास्क होता है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा हम कवर कर चुके हैं। प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करती है, मटेरियल को इनसाइड एंड आउटसाइड लेकर जाती है सेल से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ओके, अब जो नेसेसरी मटेरियल होता है लाइक ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, इसी के थ्रू एग्जिट और एंटर करते हैं, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब डिफ्यूजन की प्रोसेस अगर आपसे पूछी जाए, क्या बताया था, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, H से मैंने हाई लिखा था, C से मैंने कंसंट्रेशन, R से रीजन, हाई कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं मटेरियल, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। ओके, अब यही डिफ्यूजन अगर वाटर में होता है तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम ओस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, यही डिफ्यूजन अगर वाटर में होता है तो इसको हम ओस्मोसिस बोल देते हैं। कि इफेक्ट क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन सेल, सेल पे क्या इफेक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स, वो सॉल्यूशन जो होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसमें क्या होता है, अगर सॉल्यूशन जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि समझा तो मैंने दिया ही है, तो दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी ज्यादा था तो सेल क्या होगी, साइज इंक्रीज हो गया, किसमें, सॉरी हाइपोटोनिक यहाँ पर है, फर्स्ट वाला यहाँ पे है। ठीक है, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। हाइपोटोनिक में यानी कि सेल में ज्यादा था तो हमारी जो सेल है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और इसमें जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। आइसोटोनिक में तो ये इसमें नो चेंज इन शेप आएगा। अब एक और कंसेप्ट जो है प्लाज्मोलिसिस, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। प्लांट सेल, ठीक है, जो प्लांट सेल होती है उसमें एक कंपोनेंट हमसे ज्यादा होता है। ठीक है, हम ह्यूमन सेल से, कि उनके अंदर सेल वॉल होती है, जैसे ये है ना हमारे अंदर, तो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर हम अंदर गए, इनके पास एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल वॉल होती है। ठीक है, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, द सेल कंटेंट गेट श्रिंक्ड अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो सेल का जो कंटेंट होता है, जो देखिए यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाने की है, कैसे श्रिंक हो गया, ये सेल जो है श्रिंक होती जा रही है। ठीक है, पहले इतनी बड़ी थी फिर श्रिंक होती गई, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये आपको अच्छे से कर लेना है। अब देखो, सेल वॉल देने का एक और बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि हम लोग को इनकी जो सेल वॉल होती है काफी हार्ड होती है। अब हम तो शेल्टर्स हैं, हमारे पास तो घर में रह लेते हैं, बारिश वगैरह आती है तो ये लोग बेचारे मूव भी नहीं कर पाते, तो प्लांट्स है वहीं खड़े रहते, तो इनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर दी हुई है, ऐसा बोला जाता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या करती है, मटेरियल को जो है ट्रांसफर करती है बाहर से अंदर, तो आपको लिख देना है। प्लाज्मोलिसिस का आपको डायग्राम बना के दिखाना है, ये डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर देंगे और जो इसकी डेफिनेशन है वो लिख देंगे। विच पार्ट ऑफ सेल इज परमिएबल, कौन सा पार्ट सेल का परमिएबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लिख देंगे। व्हाट चेंज विल अकर इन अ resin and RBC when they are placed inside a hypotonic solution,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब उनको रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, स्वेल्स अप, ओके, स्वेल हो जाएंगी, या फिर लिख सकते हैं कि उनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अब देखिए फर्स्ट ये इसका हो गया, सेकंड का ये हो गया, फर्स्ट का आपका कौन सा लिखना है, क्या लिखना है फर्स्ट में ये पूरा लिख देना है उठा के, ठीक है। वेट ए सेकंड, ये रहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट को, जो भी मटेरियल होते हैं उनको, और इसीलिए इसको यहाँ तक तीसरी लाइन तक लिखना है इसका आंसर, यहाँ तक थर्ड लाइन तक, ठीक है, यहाँ से शुरू करके। तो हमारे ये हो गए क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज मैंने एक थोड़ा सा नया मेथड अपनाया था, तो वो मुझे बताना कि वो आपको कैसा लगा, क्योंकि हम पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्कशीट के क्वेश्चन करते हैं, तो उससे हमारी एनसीईआरटी भी साथ के साथ कवर हो जाएगी, आपकी जो ये वर्कशीट है ये भी साथ के साथ कवर हो जाएगी, और हम थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है जो मिस हो जाती है आपकी वर्कशीट में वो भी कवर हो जाएगी। तो देखिए हमने आज जो कवर किया है वो क्या क्या कवर किया है, हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो सेल होती है उसके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं अंदर, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मटेरियल को बाहर लेके जाती है, अंदर लेकर जाती है। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक है, या फिर हाइपरटोनिक है। यहाँ पे ER है, यहाँ पे हाइपो है, ओके। और प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि भाई सेल वॉल होती है, और जब सेल वॉल में से जो प्लांट वाली जो होती है, सेल वॉल में से जब पानी निकलता है तो वो श्रिंक हो जाती है, तो जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ओके। तो ये थी आज की हमारी आपकी वर्कशीट, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी जो सेल है हमारे बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं जो हमें करने हैं, जो हम करेंगे, ओके। तो फिर उससे एक्सप्लेन हो जाएगी अच्छी तरीके से। ये देखिए जैसे कि मैंने पिछले उसमें आपको कहा था कि जो सेल होती है ना, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो देखिए मसल सेल जो होती है वो इस शेप की होती है, फैट सेल जो होती है वो ऐसी होती है, बोन की सेल ऐसी होती है, ब्लड की सेल्स ऐसी होती हैं, नर्व की सेल ऐसी होती हैं, और इम्यून सेल ऐसी होती है। तो देखो मैंने जो वर्कशीट आपकी 19 है ना, वर्कशीट 19 में मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से समझा दिया है कि सेल होता क्या है। तो अगर आपको ये वाली समझ में ना आए, क्योंकि आपने वो नहीं की है, मैंने आज ही डाली है, तो पहले एक बार वो वाली वर्कशीट देख लेना, उसके बाद आपको ये वाला भी सारा का सारा समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी ये पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।